बड़े बड़े मीडिया के हेडलाइंस, कैमरे में कोई नया खबर पकड़ने की उम्मीद में पत्रकारों का झुंड, न्याय पाने के लिए उत्सुक परिवार के सदस्य, अपने मामले का बचाव करने वाले दो पक्ष और अदालत की सुनवाई के सभी खामियां, इन सब के बाद कुछ शब्दों को सजा के नाम से जाना जाता है। ये शब्द हैं जो आरोपी के भाग्य का फैसला करेंगे। जज ने सजा सुनाई और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन 9 माफिया सदस्यों ने सबसे कठोर सजा, आजीवन कारावास का सामना किया। जॉन गॉटी, गैम्बिनो परिवार के जेल विरोधी बॉस, आखिरकार अपने युग के अंत को देख रहे थे। सोचिए कि उसे अपने ही किसी ने धोखा दिया है। ये सभी खातों के हिसाब से एक क्लिच है। ये एक दर्दनाक अनुभव रहा होगा। इसके बावजूद गोटी को विश्वास था कि वह अंत में जीत जाएगा। जज ने अपना सजा सुनाया, यह घोषणा करते हुए कि गोटी बाकी का जीवन जेल में बिताएगा। 51 वर्षीय माफिया बॉस मुस्कुराया और जब जज ने पूछा कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है तो सिर हिलाया। लेकिन गोटी के पास कहने के लिए कुछ था। हालांकि यह जज के लिए नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी सहयोगी, सहप्रतिवादी और अपराध में साथी फ्रैंक लाकोस्को के लिए था। जैसे कि अपने दोस्त को आश्वस्त करने के लिए गोटी ने लोकास्को के कंधे पर थपकी दी और उससे कहा, हम अभी लड़ना शुरू किया है। अपने वकील के अनुसार गोटी का मूड गंभीर, मजबूत और दृढ़ था, लेकिन माफिया बॉस के पास आत्मविश्वास के कारण थे। आखिरकार उसने सफलतापूर्वक 2 बार दोषी होने से बच लिया, जिससे उसे दु टेफ्लॉन डॉन उपनाम मिला। लेकिन इस बार यह चिपकने वाला था, क्योंकि उसके एक भरोसेमंद अंडरबॉस ने पक्ष बदल लिया था और सेम बोल रहा था। सैमी द बुल ग्रेवानो माफिया हिटमैन था, इसलिए आप बेहतर मान सकते हैं कि वह जानता था कि लाशें कहां दबाई गई थीं। और जब उसने डिप्टी यूएस अटॉर्नी तक पहुंचकर कहा कि वह मिलना चाहता है, जॉन ग्लीसन जानते थे कि उनके पास एक ऐसा इक्का है जो अगर वह अपने कार्ड अच्छी तरह से खेले तो गोटी को अच्छे के लिए दूर रखने में उनकी मदद कर सकता है। ग्लीसन पहले गोटी के खिलाफ एक मुकदमा हार चुके थे, जिसे कुछ लोगों ने द डैपर डॉन कहा था, और वह दोबारा ऐसा नहीं करने वाले थे। लेकिन कुछ भी उसे इस बात के लिए तैयार नहीं कर सका कि ग्रेवानो सरकार के साथ कितना सहयोग करने के लिए तैयार था। ग्लीसन के अनुसार जब वह ग्रेवानो से मिले तो पूर्व माफिया अंडरबॉस सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं अपनी सरकार से आपकी सरकार में कूदना चाहता हूं। लेकिन ग्रेवानो अपने बॉस पर पक्ष क्यों बदलेगा? खैर, प्री ट्रायल सुनवाई के दौरान अदालत में FBI रिकॉर्डिंग बजाया गया था और ग्रेवानो के अनुसार ऐसा लग रहा था कि गोटी पूर्व हिटमैन को मारने का आदेश दे रहा था। ग्रेवानो ने अभियोजकों को यह भी बताया कि अगर वे मुकदमा जीत लें तो गोटी उसे मारने की संभावना है और इसे रोकने के लिए उसे पहला कदम उठाना होगा और गोटी, उसके भाइयों और यहां तक कि उसके बच्चे को भी मारना होगा। ग्रेवानो के मुख्य गवाह के रूप में गोटी को अंततः दोषी ठहराया गया, जिससे कानून के साथ उसका बिल्ली और चूहा खेल समाप्त हो गया। अदालत के बाहर विरोध में लगभग 1000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। प्रदर्शनकारी शायद गैम्बिनो परिवार द्वारा उकसाए गए, कई कारों को नष्ट कर दिया और लगभग 8 पुलिस अधिकारियों को घायल कर दिया। लेकिन इस बार अभियोजकों ने ग्रेवानो की मदद से गोटी को सफलतापूर्वक नाखून लगाया था। डैपर डॉन, जो अपनी आकर्षक ड्रेस स्टाइल और महंगे सूट के लिए जाने जाते थे, आखिरकार बाकी के जीवन के लिए नारंगी जंप सूट के साथ स्टाइल करने वाले थे। फ्रैंक लोकास्को विद्रोही था, लेकिन शायद वह केवल अपने दोस्त और बॉस जॉन गोटी से ताकत हासिल कर रहा था, जिन्हें सबसे अधिक दिखावटी अपराध बॉस माना जाता है। जज ने अपना सजा सुनाया। लोकास्को ने पोस्ट सजा मौन को तोड़ने का फैसला किया, जिसे मैं सबसे वफादार बयान कहूंगा, ये देखते हुए कि उसका जीवन जैसा वह जानता था खत्म हो गया था। सबसे पहले उन्होंने अदालत को बताया कि वह निर्दोष था और फिर उन्होंने कहा कि वह दोषी था, लेकिन उन अपराधों का दोषी नहीं जिन पर उन पर आरोप लगाया गया था। लोकास्को के अनुसार उनका एकमात्र अपराध जॉन गोटी का दोस्त होना था। हालांकि मैं दोषी हूं, मैं जॉन गोटी का एक अच्छा दोस्त होने का दोषी हूं, और अगर इस धरती पर जॉन गोटी जैसे और भी लोग होते तो हमारे पास एक बेहतर देश होता। ज्यादातर लोगों के लिए जो जानते थे कि लोकास्को और उनके बॉस ने गैम्बिनो अपराध परिवार के नेताओं के रूप में क्या किया था, उनका बयान हास्यास्पद हो सकता है। लेकिन जो भीड़ अदालत के बाहर अपराध परिवार के प्रमुखों के लिए अपना समर्थन करते हुए जमा हो गई थी, उसने ऐसा दिखाया जैसे 2 निर्दोष लोगों पर मुकदमा चल रहा था। लेकिन यह आसानी से गैम्बिनो परिवार की साजिश हो सकती है, जिसका न्यूयॉर्क में अपराध का लंबा इतिहास है। लुकास्को एक बुकमेकर और लोन शार्क के रूप में परिवार में शामिल हो गए थे। माफिया परिवार में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति, क्योंकि वह सीधे उन सभी को डराने के लिए जिम्मेदार है जो परिवार के कर्जदार हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कर्ज चुका दिए जाएं। जल्द ही उन्हें ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क में गैम्बिनो परिवार की एक शाखा का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया गया, जिसका नाम कापो रेजिम रखा गया। कापो रेजिम से लुकास्को को फिर से अंडरबॉस के पद पर पदोन्नत किया गया, जब पिछले अंडरबॉस जेल गए थे। बाद में उन्हें कंसिग्लियर बनाया गया। आम आदमी की भाषा में वह बॉस के दाहिने हाथ वाले व्यक्ति थे,
अगर आप चाहें तो राजा के कानाफूसी करने वाले थे। उनके पास बॉस के कान थे, एक ऐसा पद जो केवल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था जिस पर भरोसा किया जाता था। उस पद के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लुकास्को अपने बॉस, रैकेटियरिंग, हत्या करने की साजिश, जुआ, न्याय में बाधा और कर धोखाधड़ी के समान आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, लेकिन यहीं उनकी कहानी खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए लुकास्को और उनके बॉस के बीच दोस्ती तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि दोनों में मनमुटाव हो गया था। घटना में पूर्व हिटमैन शामिल था जो बॉस सैमी द बुल ग्राइवानो पर हमला कर दिया था। कहानी के अनुसार लुकास्को ने अपने दोस्त और बॉस गोटी के साथ संतरे साझा किए थे और माफिया सूचनावाहक ग्राइवानो। एक सूचनावाहक के साथ संतरा साझा करना शायद उनके पूर्व बॉस को ट्रिगर कर सकता था, जिन्होंने अन्य कैदियों के सामने लुकास्को को अपमानित किया था। गुस्से में और अपमानित होकर लुकास्को, जिन्होंने कभी गोटी के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, अब उन्हें मारने की कसम खाई। लुकास्को ने सैमी के साथ बॉस को मारने की योजना बनाई, लेकिन फिर सैमी ने अपनी छोटी सी गुप्त बात अपनी किताब अंडर बॉस में बता दी। जब गोटी ने सुना कि उनके सबसे करीबी सहयोगी क्या योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने पूर्व कंसिग्लियर पर हमला किया। हालांकि लुकास्को या गोटी दोनों एक दूसरे को मारने की अपनी योजना को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। लुकास्को जेल में ही रहे जब तक कि अंततः अक्टूबर 2021 में कई चिकित्सा जटिलताओं से उनकी मृत्यु नहीं हो गई। जोई लोम्बार्डो व्हीलचेयर पर बैठकर अदालत में पेश हुआ। यह उसका कोई एक हरकत था या वह वास्तव में बीमार था, यह ज्ञात नहीं है। जो कुछ भी था, जज के लिए कोई मायने नहीं था, जिन्होंने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि लोम्बार्डो अडिग रहा, अदालत को बताया कि वह उन आरोपों का दोषी नहीं था जिनके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। अब मुझे लगता है कि अदालत मुझे मेरे द्वारा किया गया कुछ भी नहीं करने के लिए आजीवन कारावास में भेजने वाली है, लोम्बार्डो ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पीड़ितों के परिवार के लिए खेद है, लेकिन हत्या में उनका कोई हाथ नहीं था। उनके पीड़ितों के परिवार की एक अलग कहानी थी। उनके लिए लोम्बार्डो एक हत्यारा था जिसने उनके पिता और पति डैनी सेफर्ट को छीन लिया। डैनी और लोम्बार्डो करीबी दोस्त थे, लेकिन जांचकर्ताओं के अनुसार वह दोस्ती खट्टी हो गई जब लोम्बार्डो को पता चला कि डैनी FBI से बात कर रहा था। घटना से पहले लोम्बार्डो ने डैनी के व्यवसाय का फायदा उठाने के लिए सेफर्ट के घर में अपना रास्ता बना लिया था, ताकि धन की हेराफेरी कर सके। शिकागो आउटफिट्स के लिए एक क्रूर हत्यारे के रूप में एक भयानक प्रतिष्ठा रखने के अलावा लोम्बार्डो में एक असामान्य करिश्मा भी था, जिससे उन्हें दूसरों के साथ आसानी से मिलने जुलने में मदद मिली। उन्होंने अदालत छोड़ते समय अपना चेहरा अखबार से ढकने जैसी अपनी नाटकीयता के लिए द जोकर उपनाम अर्जित किया। FBI के अनुसार उनके पास अत्यधिक विकसित लोगों के कौशल, लोगों को निहत्था करने की एक प्राकृतिक क्षमता, सड़क की चालाकी और एक मूर्खतापूर्ण आकर्षण भी था। इसलिए उनके लिए सेफर्ट परिवार के करीब होना इतना मुश्किल नहीं था कि उन्हें करीबी दोस्त माना जाता था। उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी जोए रखा, जो माफिया बॉस के नाम पर था। हालांकि ये लोम्बार्डो के लिए सिर्फ व्यापार था, क्योंकि वह जल्द ही डैनी और FBI को साबित कर देगा कि वास्तव में उन्हें कम आंका था। जब सेफर्ट्स को पता चला कि वे शैतान के साथ बिस्तर पर हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनी को लोम्बार्डो के खिलाफ एक प्रमुख गवाह होने के लिए चुना गया था, और जब इसके बारे में पता चला तो डैनी पर एक हिट लगा दिया गया। उसका पीछा कई लोगों ने किया और उसकी पत्नी और बेटे के सामने ही गोली मार दी गई। 2 दिन पहले वह अदालत में गवाही देने वाला था। उनका सबसे छोटा बेटा, जिसे विडंबना से लोम्बार्डो के नाम पर रखा गया था, याद करता है कि कुछ लोग अपने पिता का भूखे जानवरों के झुंड की तरह पीछा करते थे और इससे उन्हें बदला न लेने के लिए कायर महसूस हुआ। डैनी की हत्या एक ऐसी चीज थी जिससे लोम्बार्डो बच नहीं सका, और हालांकि उसने अपनी बेगुनाही की दलील दी, जज इसे नहीं खरीद रहे थे। उसकी बात सुनने के बाद जज ने लोम्बार्डो से कहा, आपने जो सबसे बुरी चीजें की हैं वे भयानक हैं, और मैं आप में कोई पछतावा नहीं देखता। कई साल बाद लोम्बार्डो ने अभी भी जोर देकर कहा कि वह निर्दोष था और अपनी सजा को अपील करने के तरीके खोजने के लिए जारी रहा। उन्होंने कई पत्र भी लिखे जिनमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य और उस सुविधा में खराब व्यवहार के बारे में शिकायत की जहां उन्हें कैद किया गया था। उन्होंने अपने पत्र का अंत इस तथ्य की पुण्य पुष्टि करके किया कि वह निर्दोष थे। जैसे ही मैं इस व्हील चेयर में बैठता हूं, मैं निश्चित रूप से अभियोग पत्र में सभी आरोपों का दोषी नहीं हूं। मैं दोहराता हूं, मैं निश्चित रूप से अभियोग पत्र में सभी आरोपों का दोषी नहीं हूं। मैं अपना मामला आराम करता हूं, न्यायाधीश। मडोना मैथ्यू 84 साल की उम्र में मडोना अपने प्राइम में नहीं थे और लगातार जेल की सजा काटने के बाद उन्हें अपने माफिया दिनों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए था। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि कानून की लंबी याददाश्त होती है और यह माफ नहीं करता।
मडोना, जो पहले से ही 5 साल की सजा काट रहे थे, जज के सामने अपनी बेगुनाही की दलील देते हुए खड़े थे, क्योंकि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष हूं। मुझे माइकल मेल्डिश की दुखद मौत से कोई लेना देना नहीं था। मैंने किसी के साथ साजिश नहीं की। वह और लुकेसे क्राइम परिवार के अन्य 2 सदस्य, न्यूयॉर्क अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के 5 परिवारों में से एक ने माइकल मेल्डिश की मौत की साजिश रची थी, जो आइस्ट हार्लेम पर्पल गैंग के नेता थे। माइकल और मडोना कभी सहयोगी थे जब तक कि कर्ज चुकाने का समय नहीं आया। किसी कारण से माइकल ने उस $1 लाख का भुगतान करने से इनकार कर दिया जो उन्हें उधार दिया गया था, और अपने सहयोगी से अच्छे कारण के साथ संपर्क करने के बजाय माइकल ने मडोना से फक ऑन ऑफ कहा। एक अपराध बॉस से दूसरे तक माइकल को पता होना चाहिए कि मडोना को फक ऑन ऑफ कहना मौत का फैसला था। शायद वह उम्मीद कर रहा था कि एक दोस्त के रूप में मडोना उदार होंगे, या कम से कम वह इसे दिल पर नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने सहयोगी का गलत आकलन किया या उन्हें नीचा दिखाया, क्योंकि लुकेसे फैमिली बॉस इसे स्लाइड नहीं होने देगा। उन्होंने तुरंत अपने करीबी दोस्तों लंदनियों और कैडवेल की मदद से अपने पूर्व सहयोगी पर एक हिट लगा दिया। लंदोनिया ने अनजाने में माइकल को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जहां कैडवेल उसे खत्म करने के लिए इंतजार कर रहा था। काम पूरा होने के बाद माइकल के शव को एक महिला ने देखा, जो यह सोचकर गुजरी कि ड्राइवर नशे में था। जब वह जांच करने के लिए करीब पहुंची तो उसने देखा कि ड्राइवर नशे में नहीं था, वह मर गया था। हालांकि मडोना ने अपने पूर्व सहयोगी की मौत में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि उसने आदेश नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह लुकेसे परिवार का प्रमुख था। कैडवेल और लंदनियों अपने दम पर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा मडोना उम्र के साथ त्रस्त दिख सकते हैं, लेकिन कोई गलती न करें, वह एक झटके से बॉस नहीं बने। उन्होंने अपना हक चुकाया। मडोना ने एक भव्य जूरी द्वारा उन्हें बुलाए जाने और न्यूयॉर्क क्षेत्र में ड्रग गतिविधियों में अंतर्दृष्टि की मांग करने के बाद चुप रहने के लिए पुरस्कार के रूप में लुकेसे परिवार के साथ जुड़ाव किया। उस समय मडोना ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए 30 साल की जेल की सजा काट रहे थे। निस्संदेह उसके पास कुछ नाम थे, लेकिन मडोना कोई सूचना वाहक नहीं थे। क्योंकि उन्होंने प्रतिरक्षा का वादा करने के बाद भी चुप रहना चुना, न्यायाधीश ने उनकी सजा में 528 दिन और जोड़े। लेकिन मडोना के मौन ने भुगतान किया और उन्हें न्यूयॉर्क के प्रमुख अपराध परिवारों में से एक में जगह दी गई। उन्हें जल्द ही कांपो के पद पर पदोन्नत किया गया और फिर परिवार के शासक पैनल में शामिल किया गया। वहां से वह कार्यवाहक बॉस के पद पर पहुंच गया। लेकिन कई अन्य अपराध बॉसों के विपरीत, जो आमतौर पर अपने जीवन के बाद के वर्ष जेल में बिताते हैं, मडोना इतनी बार प्रणाली में आते जाते रहे हैं कि उन्हें दिन गिनना शुरू कर दिया होगा जब तक वह आखिरकार स्वतंत्र नहीं हो जाते। हालांकि उनका अतीत उनके साथ पकड़ा गया और बुढ़ापे में अपराध बॉस की जेल से बाहर निकलने की उम्मीद टुकड़े टुकड़े हो गई। फ्रैंक कैलाब्रेसे सीनियर। मैं कहूंगा कि फ्रैंकी की आजीवन कारावास की सजा पर प्रतिक्रिया सदमे या पश्चाताप की नहीं थी। मैं कह सकता हूं कि उसे पछतावा था, लेकिन यह निश्चित रूप से उन अपराधों के लिए नहीं था जो उसने किए थे। उसका पछतावा बहुत अधिक व्यक्तिगत था। यह विश्वासघात से पैदा हुआ था, क्योंकि उसने अपने बेटे को उसके और संगठन के खिलाफ गवाही देते हुए सुना। जब वह मार रहा था, यकीन करना चाहते थे कि आप मर गए, ताकि वह आपको गला घोंटना और फिर आपका काटना पसंद करें। आपका गला कान से कान तक काट दो। कभी कभी फ्रैंकी ने अपने वकील से कुछ फुसफुसाया कहा जाता है, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया, क्योंकि उसका बेटा उसके दिल में गहराई से काल्पनिक चाकू चला रहा था, ऐसे शब्दों से जो निश्चित रूप से उसके पिता को जीवन के लिए भेज देंगे। फ्रैंकी एक बनाया हुआ आदमी था, एक शब्द जो माफिया के पूरी तरह से शामिल सदस्य को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह संगठन के दो और न करें को समझता था, उसने उन्हें लागू भी किया। संगठन के नियमों में से एक मौन और सम्मान का संहिता था। ओमेर्टा की शपथ, एक शपथ जो संगठन के प्रत्येक शामिल सदस्य द्वारा ली जाती है। शायद फ्रैंकी को उच्च आशा थी कि एक दिन उसका बेटा संगठन में उसकी जगह ले लेगा। वह बहुत कम जानता था कि जूनियर, जैसा कि उसके बेटे को अक्सर बुलाया जाता था, की अपनी योजना थी। जूनियर ने सरकार के साथ सहयोग करने और संगठन के हर रहस्य को उजागर करने का फैसला किया था, जिसके लिए वह अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए समर्पित था। इसलिए नहीं कि वह नहीं जानता था कि यह संगठन के कोड के खिलाफ था और सचमुच मौत का कारण बन सकता है, या इसलिए नहीं कि वह नहीं समझता था कि संगठन परिवार के प्रति निष्ठा किसी और चीज से पहले आती है, भगवान भी। अपनी गवाही में अपराध बॉस की संतान ने उल्लेख किया था कि उसने एक बार अपने पिता और चाचा की हत्या होने पर बदला लेने की कसम खाई थी। इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह क्या कर रहा है। सवाल यह है कि यह जानने के बावजूद जूनियर ने स्लाइड क्यों फ्लिप किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉन शार्किंग के लिए जेल में समय बिताने के दौरान जूनियर एक निष्कर्ष पर पहुंचे, कोई रास्ता नहीं था। उनकी गवाही के अनुसार
यह स्पष्ट है कि यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने अपने पिता के साथ चर्चा की थी। जूनियर चाहते थे कि फ्रैंकी जो कर रहा था उसे रोक दे और संगठन की गतिविधियों से एक कदम पीछे हट जाए। लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि उसका पिता पूरे दिल से माफिया था और फ्रैंकी के पास रिटायर होने या पीछे हटने की कोई योजना नहीं थी, जूनियर ने एक सूचना वाहक बनने का फैसला किया। एक तरह से यह उनका सबसे अच्छा निर्णय था, क्योंकि उनके पिता के विपरीत, जिन्हें संगठन में पूरी तरह से शामिल किया गया था, कोई उल्लेख नहीं है कि जूनियर ने कोई शपथ ली थी, न ही उन्हें अभी तक शपथ दिलाई गई थी। यदि ऐसा है तो वह केवल माफिया में सक्रिय रूप से शामिल था, क्योंकि उसका पिता एक नेता था और जूनियर अनजाने में संगठन के साथ उलझ गया था और उसके पास कई विकल्प नहीं थे। फ्रैंकी के वकील के अनुसार उनके मुवक्किल और बेटे का आपस में संबंध अच्छा नहीं था। सूचना वाहक होना जूनियर का रास्ता था और निश्चित रूप से फ्रैंकी इसे मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन लड़के के पास क्या विकल्प था? जूनियर ने संगठन के प्रोटोकॉल, गुप्त कोड नाम और सभी के बारे में बात करते हुए कोई विवरण नहीं छोड़ा। वह सब कुछ जानता था और वह अदालत में यह सब प्रकट करने से डरता नहीं था। यही कारण है कि मैंने कहा कि फ्रैंकी को पछतावा था, लेकिन अपने अपराधों के कारण नहीं, न ही इस तथ्य के कारण कि वह बाकी का जीवन जेल में बिताएगा। उनके बेटे की गवाही अपराध बॉस को अच्छे के लिए दूर रखने के लिए पर्याप्त थी, और जैसा कि उनके वकील ने ठीक ही कहा, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को उसके खिलाफ गवाही देते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है। एंथनी जोटोला। एंथनी ने अदालत में आंसू बहाए, चाहे वह अपने पिता की हत्या के पछतावे से था या क्योंकि वह बाकी का जीवन जेल में बिताएगा, कोई वास्तव में नहीं जानता। लेकिन उनके आंसुओं ने जज को उन्हें बाकी के जीवन के लिए जेल भेजने से रोकने के लिए बहुत कम किया। उसने अपने परिवार को आतंक के शासन के अधीन कर दिया। मैं लालच और धन को इस घोर अपराध के किए जाने के मूल कारणों में से एक के रूप में देखता हूं, न्यायाधीश ने कहा। एंथनी जोटोला ने अपने पिता सिल्वेस्टर जोटोला उर्फ सैली दाज की हत्या कर दी थी। जोटोला परिवार न्यूयॉर्क के 5 प्रमुख अपराध परिवारों में से एक बोनानो अपराध परिवार से जुड़ा था। दाज ने अवैध जुआ मशीनें चलाई और इससे जो पैसा कमाया उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट में निवेश किया। जल्द ही दाज ने एक रियल एस्टेट साम्राज्य बना लिया था, जिसकी कीमत लाखों डॉलर बताई जाती है। उन्होंने अपने 2 बेटों साल्वाडोर और एंथनी को व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए नियुक्त किया। एंथनी का काम संपत्तियों का रखरखाव करना, किराया वसूल करना और अपने भाई के साथ सह स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का प्रबंधन करना था। लेकिन एंथनी अपने जो कुछ मिला उससे संतुष्ट नहीं थे, वह सब कुछ चाहते थे। अपने लालच में एंथनी ने अपने पिता और भाई को रास्ते से हटाने का फैसला किया ताकि वह पारिवारिक व्यवसाय को अपने हाथ में ले सके। एक माफिया के बेटे को निश्चित रूप से अपराध की दुनिया के बारे में पता था और अपनी योजना के साथ जाने के लिए कुछ हिटमैन ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि दाज 1 साल के भीतर अपने बेटे के हिटमैन से 6 बार बचने में सफल रहे। यह नहीं जानते कि उनके जीवन के पीछे कौन था या क्यों। वह अपने जीवन के लिए लगातार डर में जीता था। एक बार हत्यारे उसके घर में पहुंच गए, उसे पीटा और उसका गला काटने से पहले कई बार उस पर चाकू चलाया। दाज हमले से बचने में सफल रहा। एक और बार बंदूकों ने उसे सिर, छाती और हाथ में गोली मारी। फिर से दाज बच गया। एक बिल्ली के भी केवल 9 जीवन होते हैं। अंततः हिटमैन ने उसे एक मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां के सामने पकड़ लिया, जबकि वह अपनी कॉफी लेने के लिए इंतजार कर रहा था। हिट के बाद एंथनी को हिटमैन से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया, क्या हम आज या कल पार्टी कर सकते हैं? जिस पर एंथनी ने जवाब दिया, मेरे पास 1 या 2 दिन में पानी के मामले हैं। 200,000 के भुगतान का दावा करने वाली एक तस्वीर बाद में हिटमैन से संबंधित फोन से बरामद की गई थी। उनका भाई संभवतः इस तथ्य से अभिभूत हो गया कि एंथनी अपने और उनके पिता के जीवन पर लगाए गए हिट के पीछे थे। एंथनी से पूछता रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? एंथनी, मेरे भाई, क्यों? तुमने क्या किया? पिताजी ने तुम्हें सब कुछ दिया। तुमने मेरे और पिताजी के साथ जो किया वह अकल्पनीय है। एंथनी ने अपने परिवार को तोड़ दिया था और इसके लिए उसे आजीवन कारावास और हथियार के आरोपों के लिए 112 साल की सजा मिली। विलियम हॉलीडर। हॉलीडर को बिना किसी कारण के नीदरलैंड का सबसे कुख्यात गैंगस्टर नहीं कहा गया। हालांकि उन्होंने खुद अदालत में बयान देने से इनकार कर दिया। उनके वकीलों ने उनकी तरफ से बात की और हॉलीडर के शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उन्हें उन अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं था जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था। वास्तव में उन्होंने दावा किया कि वह निर्दोष थे। अपने वकील द्वारा पढ़े गए बयान में हॉलीडर ने अपने खिलाफ अभूतपूर्व मीडिया अभियान को दोषी ठहराया, जो एक पत्रकार की मदद से उनकी बहनों द्वारा शुरू किया गया था। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर मीडिया के कम या बिना उन्माद के मुकदमा चलाना पसंद करता था
और मैं देखता हूं कि यह उसके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। ये सब उसकी छवि के बारे में है और उसके खिलाफ बोलने वाला एक मजबूत मीडिया आवाज गैंगस्टर की सकारात्मक तस्वीर नहीं पेंट करेगी। यही कारण है कि आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद होलेडर ने घोषणा की कि वह शुरू से ही सही थे, कहते हुए, मैं हत्याओं का आदेश देने का दोषी नहीं हूं और इसके लिए कोई सबूत नहीं है, और फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। मैं कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि मैं शुरू से ही सही था। द नोज उपनाम से होलेडर का अपराध का लंबा इतिहास था, जो 1980 के दशक में बियर मैग्नेट फ्रेडी हीनेकेन के अपहरण से शुरू हुआ था। लेकिन आखिरकार उनके आतंक के शासन को समाप्त करने वाला उनके बहनोई सहित उनके 5 अपराधी सहयोगियों की हत्या थी। शायद यही वह कारण था जिसने उनकी बहनों को निर्दयी अपराध बॉस के खिलाफ मोड़ दिया और गुप्त रूप से उनकी बातचीत रिकॉर्ड की, जिसने अंततः 18 महीने के लंबे मुकदमा के बाद उनका भाग्य सील कर दिया। उनके वकीलों के अनुसार होलेडर के खिलाफ सबूत सीधे उसे उन अपराधों से नहीं जोड़ते थे जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। इस बचाव तर्क को किसी भी सामान्य अपराधी के लिए माना जा सकता है, लेकिन होलेडर के लिए यह इस बात का सवाल नहीं था कि उसने स्वयं हत्याएं की या नहीं, बल्कि यह तथ्य था कि वह निर्दयी और उदासीन थे, अपने विश्वास में कि उनके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। इस वजह से जज ने फैसला किया कि आजीवन कारावास उचित था। जनता की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी। जब सजा सुनाई गई और होलेडर को अदालत से बाहर निकाला गया तो अदालत में चीखें और तालियां बज उठीं। दूसरी ओर उनकी बहनें उत्सव के मूड में नहीं थीं। आप सोचेंगे कि वे खुश होंगी कि उनका गैंगस्टर भाई बंद हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वे अपने जीवन के लिए अधिक चिंतित हों, यह जानकर कि होलेडर बदला लेगा और उनके पीछे आएगा। जिस आस्त्रिड ने रिकॉर्डिंग की थी, उसे एक बचाव वकील के रूप में अपना करियर छोड़ना पड़ा और भारी भेष पहनकर सुरक्षित घरों में रहना पड़ा। उनके अनुसार होलेडर उन्हें मारना चाहता है और वह उन्हें दोषी नहीं ठहराती। वह कहती हैं कि वह वास्तव में यहूदा जैसा महसूस करती हैं और उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ करना था। कारमाइन पर्सिको। कोलंबो क्राइम परिवार के बॉस कारमाइन पर्सिको उर्फ दी स्नेक ने फैसला किया कि वह अदालत में खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। और हाँ, उन्होंने एक शानदार शो किया जिससे अदालत में हंसी उठ गई, लेकिन वह जज को बिना पैरोल के 139 साल जेल की सजा देने से नहीं रोक सके। अपनी सजा सुनाने से पहले जज ने पर्सिको की बुद्धि पर विचार किया। श्री पर्सिको, आप एक त्रासदी हैं। आप सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। और वह मजाक कर रहे थे। पर्सिको वकील नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्हें अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट और सख्त होने के लिए प्रतिष्ठा थी। वह एक सेनानी थे और शायद यही कारण है कि वह न्यूयॉर्क के परिवारों में से एक, कोलंबो परिवार के सबसे कम उम्र के अपराध बॉस बनने के लिए इतनी तेजी से उठे। उनकी यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू हुई जब उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और एक स्ट्रीट गैंग बनाया। जब तक वह 17 वर्ष के थे, पर्सिको ने पहले ही अपने लिए एक प्रतिष्ठा बना ली थी, जो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में थी जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी। सड़क पर लड़ाई में एक युवक को पीटकर मार डाला था। किसी कारण से पर्सिको को कभी भी हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया और आरोप हटा दिए गए। इस वजह से माफिया को किशोर में दिलचस्पी हो गई और बाद में उन्हें कोलंबो परिवार में एक कांपो द्वारा भर्ती कर लिया गया, पहले एक बुकमेकर और लोन शार्क के रूप में, और बाद में उन्हें चोरियों और हाईजैकिंग में पदोन्नत किया गया। वह जल्द ही माफिया के रैंक के भीतर बढ़ गया ताकि कांपो की स्थिति ग्रहण कर सके। कांपो से पर्सिको ने कोलंबा परिवार को एक उग्र युद्ध के बाद अपने हाथ में ले लिया, जिसके दौरान उन्होंने स्नेक उपनाम अर्जित किया क्योंकि उन्होंने पक्ष बदल दिया था और यहां तक कि कोलंबा परिवार के बॉस को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे एक गुट के नेता की हत्या करने का प्रयास किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बार में ठीक उसी समय प्रवेश किया जब पर्सिको एक रस्सी से एक आदमी का गला घोंटने का प्रयास कर रहा था। पर्सिको भाग गया और उस पर कभी आरोप नहीं लगाया गया क्योंकि कोई बात नहीं करेगा, यहां तक कि वह आदमी भी नहीं जिसकी मौत होने वाली थी। जब तक वह 40 वर्ष के हो गए, पर्सिको पहले से ही कोलंबो परिवार के बॉस थे, लेकिन माफिया संगठन के भीतर उनके अचानक उदय की कीमत उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर आई। पर्सिको ने अपना अधिकांश जीवन जेल में बंद बिताया, लेकिन जब यह कई अन्य माफिया बॉसों के लिए अंत होगा तो बंद होना पर्सिको को परिवार चलाने से नहीं रोका। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जेल में रहते हुए अपने अधिकांश सफल हिट का आदेश दिया था। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए अपने नाटकीय प्रयास के विफल होने के बाद, और उन्हें एक ऐसी सजा मिली जो सभी खातों में मौत की सजा के बराबर है, पर्सिको अपने पद से सेवानिवृत्त नहीं हुए। उन्होंने 85 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक संगठन का नेतृत्व किया। इसने उन्हें इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले माफिया बॉस बना दिया। टॉमस पिटेरा।
कुख्यात माफिया हिटमैन पिटेरा ने अदालत में एक शो किया जब उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्होंने पत्रकारों की ओर मुस्कुराया और उन्हें अंगूठा दिखाया। यह वह प्रतिक्रिया नहीं है जो आप एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करेंगे जो बाकी के जीवन के लिए पिंजरे में बंद हो जाएगा। लेकिन पिटेरा के लिए यह एक जीत थी, क्योंकि वह मौत की सजा का सामना कर रहा था और केवल अपने वकील द्वारा जूरी को मृत्युदंड पर विचार नहीं करने के लिए मनाने के बाद ही उससे बच पाया। इस आधार पर कि अधिकांश हत्याएं जिनके लिए पिटेरा को दोषी ठहराया गया था, मौत की सजा कानून पारित होने से पहले हुई थी। पिटेरा 60 से अधिक हत्याओं के लिए मुकदमा चल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह हत्यारे के रूप में अपनी डरावनी प्रतिष्ठा प्राप्त करे, पिटेरा अपनी उच्च पिच वाली आवाज के कारण मुख्य रूप से बदमाशी का शिकार था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इससे उसे असुरक्षित होना पड़ा और अपने बचाव के लिए कराटे में अच्छा बनने के लिए उसके जुनून को बढ़ावा मिला। 2 वर्षों की अवधि में पिटेरा ने एक प्रसिद्ध जापानी मार्शल कलाकार के अधीन प्रशिक्षण लेकर खुद को बदल लिया। उन्होंने प्रसिद्ध मार्शल कलाकार ब्रूस ली का अनुकरण करने के लिए अपने बाल भी बढ़ाए। उन्होंने युद्ध और लड़ाई के बारे में किताबें पढ़ीं और जापानी संस्कृति की अच्छी समझ और सराहना विकसित की। अपने कौशल के कारण पिटेरा को टॉमी कराटे के नाम से जाना जाने लगा जब उन्होंने संगठित अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। लेकिन उनका कौशल ही एकमात्र चीज नहीं थी जो उन्होंने जापान में उठाई थी। पिटेरा के प्रशिक्षण ने उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी नहीं सिखाया, हालांकि इसने उन्हें एक और सबक सिखाया होगा। कई बार आप देखते हैं कि दोषी अपराधी दोषी नहीं होने की दलील देते हैं जब उन्हें सजा सुनाई जाती है, भले ही सबूतों का पहाड़ कुछ और कहता हो। लेकिन पिटेरा नहीं, जिन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वह दोषी नहीं थे, और जब एक साथी माफिया ने 5 हत्याओं के लिए 10 साल जेल की सजा दिए जाने के बाद कम सजा की याचना करना शुरू किया तो पिटेरा नाराज हो गए। पिटेरा के अनुसार, यदि आप वास्तव में 5 लोगों को मारने के लिए खेद महसूस करते हैं तो आप अपनी सजा को एक आदमी की तरह लेते हैं। अन्य शब्दों में, कार्यों के परिणाम होते हैं। शायद यही कारण था कि पिटेरा को सजा सुनाए जाने पर कोई पछतावा नहीं था। वह अपने कार्यों के परिणामों से पूरी तरह अवगत थे, और कार्यों की बात करें तो पिटेरा अपने तरह का सबसे बुरा था। न केवल वह मारने के तरीके के बारे में बहुत सावधान था, बल्कि शवों को कैसे निपटाना है इसका उसका व्यापक ज्ञान उसे एक हिटमैन से कम और एक सीरियल किलर से अधिक बना देता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास अपने शिकार को विचलित करने के लिए विशेष किट थे। वह फिर उन्हें प्लास्टिक बैग या सूटकेस में इतना गहरा दफना देगा कि पुलिस कुत्तों द्वारा पता नहीं चल सके। उसके बाद पिटेरा एक स्मारिका रखेगा, जैसे कि उसके शिकार का एक गहना टुकड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मौत की सजा का सामना कर रहा था। उसके अपराध बहुत क्रूर और भयावह थे, और सजा सुनाने से ठीक पहले न्यायाधीश ने कहा, कोई भी मरने के लायक नहीं है जैसा कि ये लोग मरे हैं। अंत में न्याय हुआ, लेकिन इन पुरुषों द्वारा बर्बाद हुए जीवन के लिए कोई भी सजा नहीं बना सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें।